प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फोकस के डिजिटल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत सिलेबस का डिस्कशन कर लिया था। अब इसके बाद में आगे वाला टॉपिक अपने शुरू कर रहे हैं। आज अपनी सिलेबस की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत अपने को क्या क्या सिलेबस शुरू करना है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि यूनिट्स के बारे में अपनों ने कंप्लीट बात कर ली थी। आज अपने उस यूनिट्स में यानी यूनिट फर्स्ट के अंदर जो एल्गी का मटेरियल था, यानी कि फर्स्ट यूनिट यहाँ से क्लासिकल बॉटनी का जो पार्ट था, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट थी उसके बारे में अपने को सिलेबस को शुरू करना है। तो ध्यान से देखें क्या क्या सिलेबस आपके ऐड किया गया। देखते हैं सिलेबस के अंदर अपनों ने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया था। में अपने टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक्स अपने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत क्या सिलेबस रहेगा वो देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में अपने देखेंगे इस टॉपिक में एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। यानी कि पहला जो टॉपिक्स आपके रहेगा वो एल्गी से संबंधित है। अब देखते हैं एल्गी होते क्या है, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे और उसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन किस प्रकार होगा। देखो अभी अपने मैंने आपको पहले भी जब सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे उसके ड्यूरिंग ये बताया था कि अपना ये जो सिलेबस है ये क्लासिकल बोटनी का सिलेबस है। क्लासिकल बोटनी से आप क्या समझते हो? क्लासिकल बोटनी का मीनिंग हो गया कि आप इवोल्यूशनरी फेज में यानी कि विकासात्मक रूप से यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस के ड्यूरिंग यानी कि एक सेल के द्वारा इनिशियल फेज प्रारंभिक अवस्था के दौरान जब कोई अर्थ पे कोई प्लांट सेल बनी हुई थी, उसके बाद में जो आज के हायर प्लांट्स है यानी कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है, हायर प्लांट्स के रूप में आप एंजियोस्पर्म देख रहे हो या आप जो इन्वायरमेंट में जो प्लांट देख रहे हो, यानी कितने बड़े हायर प्लांट किस प्रकार बने, इसकी इवोल्यूशनरी स्टडी जब आप करते हो एक सिस्टमेटिक पोजीशन से, तो वो सब्जेक्ट लाएगा क्लासिकल बॉटनी का। और क्लासिकल बॉटनी में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पहला टॉपिक दिया गया एल्गी का, क्योंकि पहली सेल जिन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस किया था, वो सेल क्या कहलाई थी, एल्गी कहलाई थी। फर्स्ट सेल आई थी एल्गी की अर्थ पे। तो इसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। तो अपना पार्ट रहेगा क्लासिकल बॉटनी का और उसमें टॉपिक्स रहेगा एल्गी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें देखें क्या क्या इसमें कंडीशंस रहती है। सबसे पहले अपने इसके बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय देखेंगे, क्या इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, देखेंगे आगे। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर अपने बात करें तो एल्गी जो ये टर्म है वो कैसे, कौन सी टर्म है, जैसे एल्गी जो टर्म है ये टर्म है लेटिन भाषा की, एल्गी टर्म है लेटिन, ये लेटिन लैंग्वेज है, यानी कि कहां से ली गई है, लेटिन टर्म है। लेटिन टर्म यानी कि ये जो टर्म है वो बना है एल्गा से, ALGA, एल्गा। ये लेटिन टर्म है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है सीवीड्स, सीवीड्स, सीवीड्स यानी कि समुद्री खरपतवार, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समुद्री खरपतवार बोला जाता है। सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार इसे बोला जाएगा समुद्री खरपतवार, यानी कि लेटेंट शब्द है। और इस टर्म का गठन या ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किसने किया था, लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे। इस टर्म को सबसे पहले यूज करने वाले साइंटिस्ट या गठन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे। लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म का क्या किया था, यूज किया था एल्गी का। लेटिन टर्म है, दोबारा देखिए, लेटिन टर्म है जो एल्गा टर्म से बनी है, जिसका मीनिंग होते हैं सीवीड्स यानी कि समुद्री खरपतवार। अगर इसकी बात की जाए नेचर में, अगर इसकी बात की जाए नेचर में यानी कि प्रकृति में एल्गी के बारे में बात की जाए, तो एल्गी की जो मेनली जीन्स जीन्स की अगर अपने बात करें तो इसमें अपने 1800 तो इसमें जीन्स है। टोटल अर्थ पे कितने हैं, 1800 तो इसके जीन्स है, और लगभग 23,200 के तकरीबन अभी इसमें क्या है, स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है। एल्गी की बात की जाए तो नेचर में अगर एल्गी की जीन्स की बात करें तो 1800 जीन्स है इसमें,
यानी कि 800, इसमें क्या हो गए 1800 जीन्स और 23,200 क्या है इसमें इसकी स्पीसीज पाई जाती है। अब अगर अपने इसमें आगे देखें, एल्गी होता क्या है, यानी कि डिफाइन करें तो एल्गी के अंदर इसमें क्या था, न तो इसमें क्या होती है रूट होती है, न इसमें स्टेम होता है, न इसमें लीफ होती है, जिसके कारण इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो थैले जैसी संरचना के रूप में प्रेजेंट होती है। कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होगी, थैले लाइक स्ट्रक्चर। थैले लाइक स्ट्रक्चर के होने के कारण, थैले जैसी स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी बॉडी को थैलस बोला जाता है। ये आप ध्यान रखोगे, इसकी बॉडी को क्या बोला जाएगा, थैलस बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें न तो रूट होती, न स्टेम होता, न लीफ होती। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्रामिकल फॉर्म बता रहा हूँ, क्लेमाइडोमोनास एक एग्जाम्पल है एल्गी का। अगर इसकी में आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसकी तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, थैले जैसी संरचना है। इसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो थैले जैसी होने के कारण इसकी बॉडी को क्या बोला जाता है, थैलस बोला जाता है। क्योंकि इसमें न तो क्या है रूट बन रही, न लीफ बन रही, न ही क्या बन रही स्टेम बन रही, जिसके कारण थैलेनुमा संरचना कारण इसे क्या बोला जाता है, थैलस बोला जाता है इसकी बॉडी को। और इसकी नेचर कैसी होती है, ऑटोट्रोपिक टाइप की होती है। अगर अपने इसकी नेचर की बात करें, यानी कि ये क्या होती है, ऑटोट्रोपिक नेचर प्रदर्शित करती है। ऑटोट्रोपिक से आप क्या समझते हो, यानी कि कैसी प्रकार की होती है, स्वयं पोषी, यानी कि अपने भोजन का निर्माण क्या करती है, अपने आप करती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करती है, अपने भोजन का निर्माण करती है। फोटोसिंथेसिस करके अपने भोजन का निर्माण करती है। अगर किसी कारणवश इसमें पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस की क्रिया किसके द्वारा होती है, पिगमेंट्स या वर्ण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी, पिगमेंट्स या वर्ण के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी, पिगमेंट्स या वर्ण के द्वारा। अगर वर्ण के रूप में इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, क्लोरोफिल्स पाए जाएंगे। अगर किसी कारणवश, अगर किसी कारणवश इवोल्यूशनरी प्रोसेस के ड्यूरिंग अगर इनमें क्लोरोफिल क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार की एल्गी को अपने नॉन क्लोरोफिलस एल्गी के नाम से जानते हैं। नॉन क्लोरोफिलस एल्गी के नाम से जानेंगे। कौन सी प्रकार की एल्गी के नाम से जानेंगे, नॉन क्लोरोफिलस रूप में, जिसमें क्लोरोफिल किसी कारणवश नष्ट हो जाता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के ड्यूरिंग, विकास के ड्यूरिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन क्लोरोफिलस एल्गी। और सम्मिलित रूप से नॉन क्लोरोफिल एल्गी को इटेरोट्रोपिक एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इटेरोट्रोपिक नाम की एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। हेटेरोट्रोपिक नाम की एल्गी के नाम से भी से जाना जाता है। यानी कि विषमपोषी, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने वाली, यानी कि किसी दूसरे प्लांट्स पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर ये अपना पोषण प्रदान करें, तो इस प्रकार की नेचर वाली एल्गी को क्या बोलेंगे, शैवाल को क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोपिक नेचर। अगर ये फोटोसिंथेसिस करें, ये क्या करें, फोटोसिंथेसिस करें, तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक एल्गी बोलेंगे। दोबारा से देखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया है एल्गी शब्द है वो लेटिन टर्म से बना है। लेटिन टर्म जो एल्गा है उससे बना है, जिसका मीनिंग क्या है, सीविड है, समुद्री खरपतवार, हिंदी में समुद्री खरपतवार बोलते हैं। और पूरे विश्व में या नेचर में इसके 1800 जीन्स पाए जाते हैं और लगभग 23,200 के तकरीबन इसकी क्या पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है। इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलस बोला जाता है। क्योंकि थैलस क्यों बोला जाता है, क्योंकि थैली जैसी संरचना होती है जिसमें रूट, स्टेम व लीफ क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनकी नेचर क्या होती है, ऑटोट्रोपिक टाइप की होती है। और अगर ऑटोट्रोपिक यानी स्वयंपोषी, अर्थात ये अपने पोषण किससे लेगी, न्यूट्रिशन किससे लेगी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है, इसलिए स्वयंपोषी, या इसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। अगर किसी कारणवश इसमें क्या हो जाए, न्यूट्रिशन क्या हो जाए, न्यूट्रिशन के ड्यूरिंग इसमें क्लोरोफिल्स नष्ट हो जाए या पिगमेंट्स नष्ट हो जाए, तो उस प्रकार के नेचर को कैसे आप बोलेंगे, अपने नॉन क्लोरोफिलस एल्गी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन क्लोरोफिलस एल्गी। क्या बोलेंगे, नॉन क्लोरोफिलस एल्गी। और ये जो नॉन क्लोरोफिलस एल्गी है, इसे सम्मिलित रूप से अपने क्या बोल सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक एल्गी भी बोल सकते हैं। अगर इसमें और बात करें, आगे देखेंगे इसमें, हाँ, इसी में देखिए
एल्गी आपको मैंने टर्म बताई थी, लेटिन टर्म थी। कौन सी टर्म थी? लेटिन टर्म थी, लेटिन। कौन सी शब्द से बना था? एल्गा से। अब देखो ग्रीक में एल्गी को क्या बोला जाता है? ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक में एल्गी को बोला जाता है फाइकोस। एल्गी को क्या बोला जाता है? फाइकोस बोला जाता है। एल्गी को क्या बोला जाएगा ग्रीक में? फाइकोस बोला जाता है। लेटिन में, सॉरी, ग्रीक में फाइकोस। इसका मीनिंग भी क्या होता है? सीविड। और इसमें स्टडी को, अगर इसकी अपने जो स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है, स्टडी करने वाली ब्रांच को बोला जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। और ग्रीक में जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो इनकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। फाइकोलॉजिस्ट बोला जाएगा। भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोला जाएगा? फाइकोलॉजिस्ट। लेटिन में इसे क्या बोलते हैं? एल्गा बोलते हैं। इसलिए अगर लेटिन की बात करें, वापिस से देखेंगे, अगर लेटिन लैंग्वेज की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? एल्गा। सवाल को क्या बोला जाता है? एल्गा। और इसकी जिस ब्रांच में, साइंस की वह ब्रांच जिसमें एल्गी की स्टडी की जाती है, उसे लेटिन में एल्गोलॉजी कहा जाता है। एल्गोलॉजी। और इसके अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट को एल्गोलॉजिस्ट बोला जाएगा। एल्गोलॉजिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एल्गोलॉजिस्ट। क्या बोला जाएगा? एल्गोलॉजिस्ट। अगर अपने इसमें बात करें हिंदी में, इसे क्या बोल सकते हैं? अपने हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी में एल्गी को शैवाल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? शैवाल। और शैवाल की जिस ब्रांच में, शैवाल की जिस साइंस की वह ब्रांच जिसमें स्टडी की जाती है, उसे अपने बोलते हैं शैवाल विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शैवाल विज्ञान बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? शैवाल विज्ञान। और अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट को इसे क्या बोला जाता है? शैवाल वेता बोला जाता है। आप ध्यान रखोगे, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ए सेक्शन का जो क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसमें इस क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जिसमें आपको या तो इसका मीनिंग का अर्थ पूछ लिया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या, अर्थ क्या होगा एल्गी का। उसके बाद में इसका गठन, गठन के बारे में पूछा जा सकता है। एल्गी शब्द का जो गठन है, गठन किसने किया था सबसे पहले? तो कौन से थे वैज्ञानिक? लीनियस थे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मीनिंग क्या रहेगा, ग्रीक में इसे क्या बोला जाएगा, हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और मैंने अभी आपको बताई दी थी कि इसमें नेचर क्या होती है। इसकी बॉडी को क्या बोला था? थैलस बोला था। और थैलस बोलने के साथ अपनों ने ये बताया था इसकी नेचर क्या होती है, या तो ऑटोट्रोपिक होती है या फिर कैसे टाइप की होती है, हेटेरोट्रोपिक टाइप की इसकी क्या होती है? नेचर होती है। ये भी आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। ये अपनों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन में चलो एक चीज और देख लीजिए, जिसमें आप ये भी आपको ये पता होना चाहिए इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसको एल्गी को देखो पोंडस्कम, एल्गी को पोंडस्कम के नाम से भी जाना जाता है। एल्गी को एल्गी को किसके नाम से? पोंड, पोंडस्कम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे काई, सामान्यतः अपने यहाँ पे क्या बोला जाता है? इसे काई बोला जाता है, या इसे क्या बोला जाता है? कांजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? कांजी। काई बोला जाता है, कांजी बोला जाता है। इसके अलावा इसे फ्रॉग स्प्लिट भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? फ्रॉग स्प्लिट। फ्रॉग स्प्लिट भी इसे बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रॉग स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे वाटर मोसेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे वाटर मोसेज के नाम से भी जाना जाता है। वाटर मोसेज के नाम से भी जाना जाता है। तो शैवाल के कितने नाम हो गए? देखो, एल्गी, फाइकोस, काई, पोंडस्कम, कांजी, वाटर मोसेज, फ्रॉग स्प्लिट इत्यादि इसके क्या हो गए हैं? नाम हो गए हैं। एक इसका नाम सीविड, आपको पहले ही बताया था, इसका मीनिंग सीविड था, सीविड्स, समुद्री खरपतवार। तो ये भी इसका क्या है?
मीनिंग रहेगा। इसके अलावा आप इसमें देखोगे इंट्रोडक्शन में स्पीसीज के बारे में आपको बता दिया, जीन्स के बारे में भी आपको बता दिया है। तो एल्गी क्या है? ऐसा क्या है प्लांट्स के रूप में ऐसा संजीव या लिविंग्स ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है बॉडी तो किस लेवल की होती है? थैलस लेवल की, जिसमें रूट लीफ व स्टेम क्या होते हैं? एब्सेंट रहते हैं। और उसकी नेचर क्या होती है? ऑटोट्रोपिक टाइप की होती है। कौन से टाइप की होती है? ऑटोट्रोपिक टाइप की होगी। नेचर कौन से टाइप की होगी? ऑटोट्रोपिक। या अगर उसमें क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो इसकी नेचर क्या हो सकती है? हेटेरोट्रोपिक टाइप की। हेटेरोट्रोपिक वाली जो एल्गी या शैवाल होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने पर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये क्या रहेगी? निर्भर रहेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इंट्रोडक्शन। इसके बाद में आगे अपने देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन के बाद में डेफिनेशंस। देखो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी, जिसमें अपने को देखना है एक फंक्शनल डेफिनेशन के बारे में अपने को जानना होगा। यानी कि एक क्रियाकारी परिभाषा क्या रहेगी किसी भी सवाल के लिए, सवालों को परिभाषित करने के लिए। अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल डेफिनेशन, अभी उससे पहले कुछ साइंटिस्ट की डेफिनेशन थी जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। सबसे पहले एक फंक्शनल डेफिनेशन, एक क्रियाकारी परिभाषा क्या रहेगी एल्गी की? फंक्शनल डेफिनेशन में देखो एल्गी आर ऑटोट्रोपिक प्लांट्स, यानी स्वयंपोषी प्लांट है इन विच सेलुलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड एंड देयर सेक्स organ are usually unicellular, but whenever they are multicellular their each and every cell is fertile। ये एक क्रियाकारी परिभाषा, हिंदी में इसे बोल सकते हैं क्रियाकारी परिभाषा। क्या बोलेंगे? क्रियाकारी परिभाषा। क्या होती है क्रियाकारी परिभाषा? देखेंगे फंक्शनल डेफिनेशन। एल्गी आर ऑटोट्रोपिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। क्या होंगे? स्वयंपोषी। क्या हो? एल्गी ऐसे प्लांट है जो स्वयंपोषी होते हैं। और इसमें क्या है? सेलुलर लेवल पर क्या है? सेलुलर लेवल पर यानी कोशिकीय स्तर की इसकी क्या होती है? बॉडी होती है। यानी कि उत्तक लेवल पर इसमें कोई भी प्रकार की सेल क्या नहीं होती? अलग अलग डिवाइड नहीं होती, यानी कि टिश्यू लेवल में नहीं होता। तो विच प्लांट इन विच सेलुलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड, यानी कि कोशिकीय स्तर के बाद में इसमें कोई भी प्रकार का सिस्टम है वो डिवाइड नहीं होता। जैसे एपिडर्मिस हो गया, टिश्यू सिस्टम जिसे अपने बात करते हैं, वो इसमें क्या नहीं होता? एपिडर्मिस, कोर्टेक्स हो गए, जाइलम फ्लोएम, वैसी कंडीशन इसमें नहीं होगी। एंड दियर सेक्स ऑर्गन आर यूजुअली यूनिसेलुलर, इसमें क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है? रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होगी? यूनिसेलुलर टाइप की होगी। भी ध्यान रखना हमेशा, कौन से टाइप की होगी? यूनिसेलुलर टाइप की होगी। कौन से टाइप की? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर टाइप का मीनिंग क्या होगा? एक कोशिकीय। कैसा? यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक कोशिकीय होंगे, एक ही कोशिका से बने होगा। अगर किसी एल्गी में, ये भी ध्यान रखना आपको, अगर किसी एल्गी में ये कैसे हो जाए? बहुकोशिकीय हो जाए। क्या हो जाए? मल्टी सेलुलर हो जाए। ये देखो यहाँ पे लिखा है मल्टी सेलुलर। अगर मल्टी सेलुलर हो जाए, बहुकोशिकीय हो जाए, तो बहुकोशिकीय में अगर एक से अधिक सेल है तो इसमें ईच एंड एवरी सेल, ये देखो ईच एंड एवरी सेल इज फर्टाइल, यानी कि ईच सेल, प्रत्येक कोशिका जनन करने में क्या होगी? सक्षम होगी। ये एक क्रियाकारी परिभाषा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक मैं आपको आदर्श डेफिनेशन भी इसकी बताता हूं, जिसमें आपको याद रखने में, एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक को याद रखने में आसानी रहेगी। देखो एल्गी क्या है? ऐसी प्लांट बोल सकते हो या ऐसा ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, ऐसा प्लांट या क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है? रूट, स्टेम एंड लीफ तीनों ही क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तीनों ही क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। जिसके कारण इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। थैलस बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन या फूड का ये क्या करती है? निर्माण करती है। फूड का निर्माण करते हैं और अपने समान न्यू प्रोजेनी बनाने में क्या रहती है? सक्षम रहती है। अपने समान नई संतति बनाने में क्या रहती है?
न्यू प्रोजेनी, यानी कि नई संतति बनाने में क्या रहती है, सक्षम रहती है। ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एल्गी बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल क्या है, अगर नॉर्मली एक डेफिनेशन की बात करें, ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़, तना, पर्ण यानी कि रूट, स्टेम, लीफ इनका अभाव हो और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मोस्टली क्या है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करें और अपने समान प्रोजेनी बनाने में क्या हो, सक्षम हो, अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, उन्हें क्या बोलेंगे, शैवाल बोलेंगे या एल्गी बोला जाएगा। देखो इसमें रूट, स्टेम, लीफ के लिए अगर अपने एक टर्म और यूज करें, थैलस यूज कर लें, तो क्या शब्द यूज करें, थैलस, तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जिसकी स्ट्रक्चर क्या हो, थैलोइड टाइप की। एक और डेफिनेशन देख लीजिए इसमें चाहिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन एक और बताई थी, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी क्या हो, थैलोइड टाइप की। कैसे टाइप की हो, थैलोइड टाइप की, यानी कि किस प्रकार की हो, थैलोइड टाइप की हो। कैसे टाइप की हो, थैलोइड टाइप की। और जो किस टाइप की हो, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक स्वयंपोषी प्रकार की, और अपने समान संतति उत्पन्न करने में क्या हो, सक्षम हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म या सजीव को या ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को किस नाम से जाना जाएगा, एल्गी के नाम से जाना जाएगा। ये एक आपको फंक्शनल डेफिनेशन क्रियाकारी परिभाषा के रूप में बतानी होगी। इसमें आपको बता दिए कि एल्गी या कैसी होती है, ये भी मैंने यहाँ पे ऑटोट्रोपिक यानी स्वयंपोषी आ गया, ऑटोट्रोपिक प्लांट होंगे एल्गी, विच इज सेलुलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड, यानी कोशिका स्तर के बाद में कोई भी प्रकार का क्या है, इसमें वर्गीकरण नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक, यानी कि बॉडी किस लेवल में बनी होगी, कोशिकीय स्तर की ही बनी होगी, उसके बाद कोई इसमें सिस्टम नहीं पाया जाएगा। और इसमें सेक्स ऑर्गन यूजुअली क्या होंगे, यूनिसेलर, अगर मल्टी सेलुलर होंगे तो इसकी प्रत्येक कोशिका या सेल क्या होगी, जनन करने में क्या होगी, सक्षम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक फंक्शनल डेफिनेशन है, ये भी ध्यान रखना। एक मैंने अभी आपको डेफिनेशन बता दी है, इनमें आप एग्जाम में पूछ जाए एल्गी को परिभाषित कीजिए, तो जो मैंने अभी आपको बताई है वो डेफिनेशन भी बता सकते हो या फिर फंक्शनल डेफिनेशन। एक इसके बाद लास्ट में अपने प्रेस कोड की पढ़ेंगे, वो भी डेफिनेशन आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आगे देखेंगे, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, ठीक है। इसके बाद में फंक्शनल डेफिनेशन के बाद में साइंटिस्ट आए थे, एफ ई फ्रिस नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे, एफ ई फ्रिस नाम के साइंटिस्ट थे। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी क्या, एल्गी के क्षेत्र में काफी अधिक क्या दिया था, योगदान दिया था। नाम था एफ ई फ्रिस, क्या नाम था, एफ ई फ्रिस नाम था इनका। और इन्होंने भी क्या दिया था, एल्गी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। इसमें आपके एग्जाम के अंतर्गत इसमें इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम पूछा जाता है कि इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए। पुस्तक कौन सी लिखी गई है जिसमें इन्होंने एल्गी की डेफिनेशन दी है। बुक का नाम है दी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट। ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी बुक है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट, ये इनकी बुक का नाम है। भी ये पेपर में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें से आपको फ्रिस की बुक का नाम पूछा जा सकता है। इनमें इसकी इनकी बुक का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव इसकी जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी उसकी तुलना में इसकी बुक का नाम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखेंगे इन्होंने फिर इस बुक में क्या बताया था, फ्रिस ने इस बुक में इन्होंने डेफिनेशन दी थी एल्गी के लिए। उन्होंने बताया था अनलेस प्योरली आर्टिफिशियल लिमिट्स आर ड्रॉन, द डायग्नोसिस एल्गा मस्ट include all holotype organism as well as their numbers, colorless derivative that fail to reach the high level of differentiation characteristic of the archegoniate plant। यानी कि इन्होंने क्या बताया था, अनलेस प्योरली आर्टिफिशियल, यानी इनका मीनिंग, इस डेफिनेशन का मीनिंग, वैसे तो इन्होंने जो ये डेफिनेशन दी थी शुरुआत में, इनको अपनों ने पहले एक फंक्शनल डेफिनेशन के रूप में परिभाषित कर लिया है, परंतु इनका ये मानना था कि जब तक कृत्रिम सीमाओं का, तब तक कंप्लीट,
यानी कंप्लीटली जब तक क्लासिफिकेशन नहीं दे दिया जाए, किसका, एल्गी का, जब तक कृत्रिम सीमाओं का, जब तक कृत्रिम सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जाए, जब तक कृत्रिम सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जाए, तब तक शिवालों के अंतर्गत वे सभी प्लांट्स, शिवालों के अंतर्गत वे सभी प्लांट्स सम्मिलित किए जाने चाहिए, वे सभी प्लांट्स सम्मिलित किए जाने चाहिए जिसकी नेचर क्या हो, आर्चिगोनिएट प्लांट की तरह हो। कैसे प्लांट की तरह हो, आर्चिगोनिएट प्लांट की तरह ये करेक्टरिस्टिक को शो न करे, क्या न करे, आर्टिगोनिएट प्लांट की तरह नेचर, आर्टिगोनिएट प्लांट की नेचर क्या न करे, तो न करे, प्रदर्शित न करे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या माना था, शैवाल माना था। यहाँ पे मेन चीज आती है आर्चिगोनिएट होते क्या हैं, आर्चिगोनिएट होते क्या हैं, ये देखिए आर्चिगोनिएट होते क्या हैं। देखो आप अपने अलग से देखते हैं इसको, आर्चिगोनिएट, आर्चिगोनिएट में क्या होगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनिएट में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, सर्टाइल, सर्टाइल जैकेट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, सर्टाइल जैकेट से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे बाउंडेड रहेंगे, सर्टाइल जैकेट से क्या रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे। और इसमें और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमेशा ही क्या रहेगी, मल्टी सेलुलर टाइप, मल्टी, कैसे टाइप की रहेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमेशा ही कैसे टाइप की रहेगी, मल्टी सेलुलर टाइप की रहेगी। कौन से टाइप की रहेगी, मल्टी सेलुलर टाइप की, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक जिनमें नहीं होंगे उन सभी को किस में रखा जाएगा, शैवालों के अंतर्गत रखा जाएगा, शैवालों में रखा जाएगा। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों ओर क्या पाई जाए, एक तो सर्टाइल जैकेट, हिंदी में इसे बोला जाता है बंदे आवरण, क्या बोला जाएगा, बंदे आवरण बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, बंदे आवरण। और आर्चिगोनिएट का मीनिंग बता रहा हूं, एक तो क्या पाए जाए, बंदे आवरण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों ओर, एक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस प्रकार की होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर टाइप की होनी चाहिए, इसे बोलते हैं आर्चिगोनिएट टाइप की। फीमेल रिप्रोडक्टिव किस प्रकार की होनी चाहिए मल्टी सेलुलर। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर टाइप की नहीं है और उसमें बंदे आवरण का अभाव हो, तो वो सारे सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो किस में सम्मिलित किए जाएंगे, शैवालों के अंतर्गत क्या किए जाएंगे, सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, ये किसने बताया था, F.E. फ्रिस ने बताया था अपनी डेफिनेशन में। परंतु अभी मैंने आपको ये बताया है कि इसमें इंपॉर्टेंट इनकी बुक का नाम रहेगा द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, ये फ्रिस के अकॉर्डिंग इनकी क्या थी, डेफिनेशन थी। आगे अपने देखेंगे इसके बाद में, देखो GM स्मिथ नाम के साइंटिस्ट आए थे 1955 में, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन भी दी थी और बुक का नाम भी। इसमें भी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव, तुलनात्मक रूप से इनकी डेफिनेशन से। GM स्मिथ नाम के साइंटिस्ट है जिनकी बुक का नाम है क्रिप्टोगेमिक वॉल्यूम फर्स्ट, क्रिप्टोगेमिक बोटनी वॉल्यूम फर्स्ट। इनकी बुक का नाम है क्रिप्टोगेमिक बोटनी वॉल्यूम फर्स्ट। बुक का नाम क्या है, क्रिप्टोगेमिक बोटनी वॉल्यूम फर्स्ट इनकी बुक का नाम है। ये भी बुक क्या है, इनमें आप 3 बुक पढ़ोगे, तीनों के बुक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया था डेफिनेशन में, ये इनकी इन्होंने डेफिनेशन दी है, दोज, यहाँ पे दोज नाम हो रहेगा, दोज सिंपल प्लांट्स विच एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वे सरल पादप। सिंपल प्लांट का मतलब हो गया सरल पादप, सरल पादप जो क्या हो, ऑटोट्रोपिक, यानी कैसे प्रकार के हो, स्वयंपोषी प्रकार के हो, स्वयंपोषी प्रकार से अपने भोजन का निर्माण, यानी कि अपने पोषण को किस रूप में लेते हो, स्वयंपोषी टाइप से, यानी कि जो कौन से प्रकार की नेचर प्रदर्शित करे, ऑटोट्रोपिक नेचर प्रदर्शित करें। कौन से प्रकार की, ऑटोट्रोपिक टाइप की नेचर क्या करें, प्रदर्शित करें। ऐसे को क्या बोला जाता है,
इन्होंने क्या बोला था, एल्गी बोला था। इन्होंने क्या बोला था, एल्गी। ऐसे प्लांट को इन्होंने क्या नाम दिया था, एल्गी। यानी यहाँ पे इनका मानना था सिंपल प्लांट का मतलब क्या हो गया, थेलोइड प्लांट से था। इसका मीनिंग क्या था, थेलोइड। थेलोइड मान लो वही स्ट्रक्चर आपको बताया था जिसमें क्या क्या, रूट, लीफ एंड क्या है, स्टेम, ये तीन चीज क्या रहे, एब्सेंट रहे। इन्होंने इसको क्या बोला था, टेक्निकल रूम में इन्होंने सिंपल प्लांट नाम दे दिया था। और क्या प्रदर्शित करें, ऑटोट्रोपिक, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करें। वो क्या कहलाएंगे, ऐसे प्लांट्स को किस में रखा था इन्होंने, शैवाल के अंतर्गत रखा। मैंने अभी आपको बताया बुक का नाम भी इसके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट, क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट। आगे देखेंगे कौन से साइंटिस्ट आए थे, जेम्स स्मिथ के बाद में G.W. प्रेस्कॉट नाम के वैज्ञानिक आए थे। कौन से वैज्ञानिक आए थे, G.W. प्रेस्कॉट 1969। ये साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी डेफिनेशन को दिया था, जिनके अकॉर्डिंग आप देखोगे G.W. प्रेस्कॉट में बुक का नाम है दी एल्गी एंड रिव्यू। ये भी बुक इंपॉर्टेंट है भी, ये भी आपको आपको मैंने 3 बुक बताई है, तीनों बुक्स के नाम इंपॉर्टेंट है। इनके राइटर कौन थे और इन्होंने इन बुक्स में अपनी क्या दी है, डेफिनेशन दी है एल्गी से संबंधित। अभी अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो देखो इन्होंने इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, प्रेस्कॉट ने क्या बदला है, द एल्गी आर दोज क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर colorless relatives which are thyroid, जैसे having no true root, stem, leaves of or leaves or leaf like organ। यानी कि दीवाल में क्या आएंगे, दीवाल में ऐसे क्या आएंगे, ऑर्गेनिज्म या जीव या संजीव आएंगे जो क्या हो, क्लोरोफिल इसको धारण करने वाले हो, क्लोरोफिल्स को धारण करने वाले हो, जो क्या हो, क्लोरोफिल को बियर करने वाले हो, यानी क्लोरोफिल युक्त हो, क्लोरोफिल युक्त ऑर्गेनिज्म हो, और जिनकी संरचना किस प्रकार हो, थैलोइड टाइप की हो। क्या हो, थैलोइड टाइप की हो, ऐसे टाइप की हो, थैलोइड टाइप की, यानी कि जिसमें क्या हो, रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कोई भी प्रकार का ऑर्गन प्रेजेंट न हो, तो ये क्या कहलाएंगे, ऐसे जीव शैवाल कहलाएंगे। लगभग आपको अभी जो डेफिनेशन देखिए, इन्होंने अपने स्टेटमेंट को अलग अलग फॉर्म में इसमें क्या किया है, प्रस्तुत किया है। सभी का मीनिंग लगभग क्या है, एक जैसा है। इसलिए शुरुआत में जो आपने फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ी थी उसको भी लिख सकते हो, प्रेस कोड की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और एक क्रियाकारी परिभाषा के रूप में जो आपने पढ़ी थी, और उसके बाद में एक सिंपल और डेफिनेशन जो अभी बताई थी शैवाल के बारे में। शैवाल क्या है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहो, शैवाल क्या है, ऐसे पादप, ऐसे पादप, ऐसे पादप जिनमें, जिनका शरीर थैलस युक्त हो, थैलस युक्त हो, थैलस युक्त हो, तथा अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण स्वयं पोषी, अपने भोजन का निर्माण स्वयं पोषी विधि से करें, तथा जनन द्वारा, रिप्रोडक्शन द्वारा अपने समान, अपने समान संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो, संतति उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में सक्षम हो, शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, शैवाल कहलाएंगे भी, शैवाल कहलाते हैं। ये बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको मैंने डेफिनेशन बताई है हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए। आप इसको थैलोइड बोल सकते हो, ऑटोट्रोपिक बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आपको 3 ही चीजें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अपनों ने सभी प्रकार की डेफिनेशन देख ली है ओवरऑल, ठीक है। अब इसके बाद में अपने देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आगे देखेंगे
अब देखिए अपने को एल्गी के बारे में, चीफ करेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है। एल्गी के सामान्य लक्षण जिसे बोल सकते हैं। आपको पेपर में 20 सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शैवाल या एल्गी को परिभाषित करते हुए, एल्गी को परिभाषित करते हुए उनके सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो आपने देखे चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, इसमें मुख्य शैवालों के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में अपने को जानना है। तो फर्स्ट कमेंट अपनों ने डेफिनेशन अभी करते आ रहे हैं। फर्स्ट कमेंट की अगर अपने बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी किस टाइप की होगी? अभी बताइए कौन से टाइप की होगी? भी थैलोइड टाइप की होगी। यानी कि इनकी प्लांट बॉडी किस टाइप की होगी? थैलोइड टाइप की होगी। प्लांट बॉडी कैसे टाइप की होगी? थैलोइड टाइप की। यानी कैसे प्रकार की होगी? थैलस प्रकार की। इनमें इसे क्या बोलते हैं? थैलस में। कैसी होती है? थैलस में। अतः इसमें क्या नहीं पाए जाएंगे? रूट, राइस में रूट, स्टेम एंड लीफ, ये तीनों चीजें क्या होगी? एब्सेंट होगी। ये फर्स्ट कमेंट हो गया इसका। यानी कि ऐसे प्लांट्स बॉडी जिसमें थैलोइड स्ट्रक्चर को शो करे और जिसमें रूट, स्टेम या लीफ क्या हो? एब्सेंट हो। और ये इसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन या जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कौन से टाइप का होगा? इसमें लाइफ साइकिल होगा इनका गेमिटोफिटिक टाइप का। गेमिटोफिटिक टाइप का। कौन से टाइप का लाइफ साइकिल होगा? गेमिटोफिटिक टाइप का। हिंदी में इसे बोलते हैं युग्म कोदविद प्रकार का। युग्म कोदविद प्रकार का टाइप का होगा। युग्म कोदविद प्रकार का इसका क्या होगा? लाइफ साइकिल होगा, जीवन चक्र होगा भी। जीवन चक्र यानी कि इसमें हैप्लोइड फेज होती है, यानी कि एन प्रावस्था। कौन सी फेज? एन प्रावस्था, मुख्य प्रावस्था होगी हैप्लोइड। हैप्लोइड फेज, मुख्य प्रावस्था कौन सी टाइप की होगी? हैप्लोइड टाइप की। यानी कि एन टाइप की इसकी क्या होगी? मुख्य फेज होगी। इसके बाद में अगर अपने बात करें, नेक्स्ट कमेंट की बात करें, तो इसमें जो इनकी बॉडी होगी, इनकी बॉडी होगी वो कैसे टाइप की होगी? क्लोरोफिल युक्त होगी। इसमें क्या पाया जाएगा? बॉडी में क्लोरोफिल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। मोस्टली अधिकांशतः सवालों में क्या होंगे? इनकी बॉडी किस टाइप की होगी? क्लोरोफिल युक्त होगी। कैसे टाइप की होगी? क्लोरोफिल टाइप की। और इसकी नेचर क्या होगी? ऑटोट्रोपिक। अगर क्लोरोफिल हो गया तो कैसी नेचर होगी? ऑटोट्रोपिक होंगे। यानी कैसे टाइप के होंगे? स्वयंपोषी होंगे। कैसे टाइप होंगे? स्वयंपोषी प्रकार के होंगे। कैसे टाइप के होंगे? स्वयंपोषी प्रकार के होंगे। ऑटोट्रोपिक और स्वयंपोषी प्रकार के इनकी क्या होगी? नेचर होगी। इसमें नेक्स्ट कमेंट की अगर अपने बात करें, देखिए इनकी बॉडी है वो कौन से टाइप की मैंने बताई थी आपको? कौन से टाइप की बताई थी? सेलुलर टाइप की। कौन से टाइप की बताई थी? इनकी बॉडी किस लेवल पे होती है? सेलुलर लेवल पे। सेलुलर यानी कि कोशिकीय स्तर। कौन सी स्तर की होती है? कोशिकीय स्तर की होती है। कौन सी स्तर की होती है भी? कोशिकीय स्तर की होगी। कौन सी स्तर की? कोशिकीय स्तर की। अर्थात इनमें जो बॉडी है उनमें न तो कोई टिश्यू बनेगा, न तो कोई क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और न ही ऑर्गन का निर्माण होगा, न ही ऑर्गन का निर्माण होगा। यानी कोई भी प्रकार का अंग का निर्माण यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा इनमें। यानी कि इसमें न, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर टिश्यू सिस्टम की बात करें, टिश्यू सिस्टम की अगर अपने बात करें तो इसमें जैसे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, हाइपोडर्मिस हो गया। इस प्रकार के कोई भी प्रकार के आपको सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी किस प्रकार की होगी? सेलुलर लेवल पे बनी होगी, न कि इसकी बॉडी टिश्यू सिस्टम के रूप में डिवाइड होगी। यानी कि एपिडर्मिस हो गई है, इसके बाद कोर्टेक्स हो गया है, पिथ हो गया, ये सारी संरचनाएं इसमें नहीं बनती। यानी कि इनकी बॉडी प्रारंभिक इनिशियल फेज में किस टाइप की होगी? सेलुलर टाइप की होगी। ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। देखिए इसमें सवालों में, इन सवालों की अगर बात करें,
इनकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या प्रेजेंट होगी इसमें, सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। और सेल वॉल की बात करें, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक टाइप की होती है। कौन से टाइप की होती है, सेलुलोजिक टाइप की होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोजिक टाइप की होगी। कौन से टाइप की होगी, मेनली किस प्रकार की होगी, सेलुलोजिक टाइप की होगी। इनका जो आवरण है, सेल का आवरण है, इनकी बॉडी का जो कवर है या सेल वॉल जिसे बोलते हैं, वो कौन से टाइप की होगी, सेलुलोजिक टाइप की होगी। किससे बनी होगी, मुख्यतः सेलुलोज से बनी होगी। इसमें अगर फूड की बात करी जाए, फूड की बात की जाए, इसकी बात की जाए रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में, भोजन संचित के रूप में, संचय भोजन का अगर स्टोरेज करना हो तो वो किसके रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, स्टार्च के रूप में। इसकी फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में होगा। ऐसी फॉर्म में होगा, स्टार्च। स्टार्च हिंदी में इसे मंड बोला जाता है, ठीक है। और इसकी फॉर्म हो गया स्टार्च के फॉर्म में क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या होगा, पाया जाएगा। इसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें कि इसमें ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी नेक्स्ट कमेंट देखें तो इसमें देखें ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को छोड़कर, इसको छोड़कर ये इसका क्या एक्सेप्शन है, अपवाद। ब्राउन एल्गी को छोड़कर समस्त प्रकार की शैवालों में, समस्त प्रकार के शैवालों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन से क्या बोल रहा हूं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जननांग क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे। कैसे टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। कैसे टाइप के होंगे भी, यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। कैसे टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। कैसे टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका से बने होंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रकार के, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों ओर कोई भी प्रकार की सर्टाइल जैकेट, सर्टाइल जैकेट का क्या होगा, अभाव होगा। इसमें क्या नहीं पाई जाएगी, कोई भी प्रकार का बंदे आवरण, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों ओर यानी जननांग के चारों ओर कोई भी प्रकार का बंदे आवरण नहीं पाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखोगे, इसमें बंदे आवरण एक तो यूनिसेलुलर टाइप के होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको छोड़कर ब्राउन एल्गी को छोड़कर, और बंदे आवरण भी उसमें क्या है, नहीं पाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है एल्गी के बारे में। अगर इसमें बात करें नेक्स्ट कमेंट के बारे में तो इसमें अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, चलो उससे पहले एक कमेंट और देखेंगे अपने, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी कि रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन शैवालों में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की बात करें तो जनन तीनों प्रकार का इसमें पाया जाएगा। तीनों प्रकार से मीनिंग कौन कौन से प्रकार के होंगे, यानी कि आगे अपने वैसे तो पढ़ेंगे इसको डिटेल से। पहले प्रकार का वेजिटेटिव टाइप का, कौन से टाइप का, कायिक प्रकार का, कायिक प्रकार का। उसके बाद में एसेक्सुअल टाइप का, एसेक्सुअल टाइप का। और उसके बाद में तीसरे प्रकार का होगा सेक्सुअल टाइप का। कौन से टाइप का होगा, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल यानी कि इसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। कौन से प्रकार का, अलैंगिक जनन, और इसे बोलेंगे लैंगिक जनन। तीनों प्रकार का लैंगिक इसमें क्या पाया जाएगा, जनन पाया जाएगा। वेजिटेटिव, अगर थैलस का की कारणवश बाह्य प्रेडेटर अटैक करे और नए थैलस का निर्माण करे, और नए थैलस का अगर निर्माण हो जाए किसी बाह्य प्रेडेटर अटैक के कारण, अगर थैलस बीच में से टूट जाए और टूटकर नई संरचना का, नई प्रोजेनी का निर्माण कर ले, तो इस प्रकार को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर इसमें क्या हो, किसी स्पोर जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाए, स्पोर जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो, जैसे एक्जोस्पोर हो गया, ये टाइप अपने पढ़ेंगे, इसके सभी टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और अगर उस स्पोर जैसी संरचना के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, नई प्रोजेनी का निर्माण हो, नए थैलस बने, तो उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर गेमिट्स का फ्यूजन हो, मेल व फीमेल गेमिट्स का फ्यूजन हो, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन ऊगेमी टाइप का, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम युग्मकी प्रकार का, विषम युग्मकी प्रकार का क्या पाया जाएगा, लैंगिक जनन पाया जाएगा। कौन सा जनन पाया जाएगा, विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाएगा। अब अपने देखें
रिप्रोडक्शन के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें अपने, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? टू एंड स्ट्रक्चर के रूप में जाइगोट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जाइगोट। इसका फॉर्मेशन होगा टू एंड स्ट्रक्चर के रूप में जाइगोट का। अब देखो एल्गी के अंदर जाइगोट का ही फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा, यानी कि इनकी जो बॉडी होगी वो जाइगोट से ही आगे चलकर क्या होगा? नए थैलस का निर्माण कर लेगी। यानी कि इसमें कौन से प्रकार का नहीं होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, केवल क्या होगा? जाइगोट से ही क्या है? नई बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये आपने अभी तक क्या पढ़े हैं? इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बाद में अगर अपने बात करें नेक्स्ट टाइप को, आगे अपने इसमें क्या देखेंगे? अब देखो आपने सभी प्रकार के जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सवालों के सामान्य लक्षणों के बाद में विस्तृत विवेचना कर ली है। आपने सवाल का मीनिंग देखा था, इनको स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, ग्रीक में क्या कहते हैं, लैटिन में क्या कहते हैं, और उसके बाद डेफिनेशंस, और डेफिनेशन में जितने मेनली साइंटिस्ट थे, मुख्य वैज्ञानिक थे, उनके आपने क्या पढ़ लिए हैं? बुक्स के नाम एंड डेफिनेशन पढ़ी है, और एक फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ी है, एक नॉर्मल जो आपको डेफिनेशन मैंने बताई है। इसके बाद में अपने देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। अगर अपने बात करें में से बोलते हैं प्रकृति व आवास। क्या बोलेंगे? प्रकृति व आवास, यानी कि किसी भी एल्गी का या एल्गी नेचर में कहाँ पे रहते हैं, उनका कैसा क्लाइमेट रहता है। आवास का मतलब, हैबिटेट का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण को उसका क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है। उस वातावरण को उसका क्या बोला जाता है? हैबिटेट। जिस स्थान पर वो रहेगा नेचुरल फेज में, उससे क्या बोला जाएगा? उसका हैबिटेट बोला जाएगा। उसे हिंदी में क्या बोला जाएगा? आवास। अपने घर बोलते हैं, आवास बोलते हैं। ठीक है, देखो आवास को, एल्गी के आवास को मुख्य रूप से हैबिटेट के आवास के आधार पर एल्गी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आवास के आधार पर एल्गी को, यानी कि हैबिटेट के बेस पर एल्गी को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किए गए? 3 भागों में डिवाइड किया गया। देखिए इसमें कौन कौन से प्रकार होंगे। फर्स्ट है एक्वाटिक एल्गी। कौन सी टाइप की? एक्वाटिक। दूसरी है टेरिस्ट्रियल टाइप की एल्गी, और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वाटिक एल्गी वे शैवाल या वे एल्गी जो अपना जीवन यापन रहने के लिए कौन सा यूज करते हैं? जल का या वाटर का यूज करते हैं। उस प्रकार की एल्गी को क्या बोलेंगे? एक्वाटिक। यानी कि रहने के लिए किसमें रहते हैं वो एल्गी? जल के अंदर, वाटर के अंदर है, उन्हें क्या बोलेंगे? एक्वाटिक प्रकार की एल्गी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्वाटिक प्रकार की एल्गी बोला जाएगा। किसके बेस पे बात करें अपने? हैबिट एंड हैबिटेट के आधार पर, यानी प्रकृति आवास के आधार पर। वे शैवाल जो कहाँ पे रहे? स्थल पर, यानी कि सरफेस पर या स्थल पर रहने वाले शैवालों को क्या बोलेंगे? टेरिस्ट्रियल टाइप का, स्थलीय प्रकार का। और उसके बाद में अगर जल या स्थल दोनों के अलावा, यानी कि वाटर एंड टेरिस्ट्रियल भूभाग, यानी कि धरातल पर, इन दोनों के अलावा किसी अन्य तीसरी जगह पर अगर शैवाल निवास करे या रहे, तो उस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाता है? उस प्रकार के हैबिटेट को बोला जाता है अनयूजुअल हैबिटेट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे असामान्य आवास। क्या बोलेंगे? असामान्य आवास बोला जाएगा। ध्यान रखना, असामान्य आवास बोला जाएगा। अब देखो इन्हें तीनों को, यानी कि एक्वाटिक टाइप को, टेरिस्ट्रियल स्थलीय प्रकार को, और असामान्य आवास को भी क्या किया गया? अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। एक्वाटिक एल्गी को वापिस से 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो फ्रेश वाटर एल्गी और दूसरा है मेराइन वाटर एल्गी। यानी कि वाटर भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का वाटर होगा। एक तो कौन से प्रकार का होगा? जो मीठा पानी जिसे बोलते हैं, जल कि अपने नॉर्मली पीने के लिए यूज करते हैं, वो फ्रेश वाटर एल्गी। एक कौन सा होगा? समुद्री जल, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाला जल। फ्रेश वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलवणीय जल। क्या बोलेंगे?
अलवणीय जल और इसे क्या बोलेंगे, लवणीय जल। ठीक है, यानी समुद्री पानी में मेराइन में कौन सी प्रकार का जल होगा, समुद्री प्रकार का या समुद्री जल इसे बोल सकते हैं। देखो उसके बाद में टेरिस्ट्रियल, स्थलीय भाग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी या इसे सेफोफाइट्स या एपिटेरिनियम एल्गी बोला जाता है। यानी कि वे एल्गी जो सोयल के अंदर कुछ तो अंतर्दशी हो कुछ बाहर हो, यानी कि सोयल सोयल के ऊपर तो रहे परंतु वातावरण यानी कि एयर के संपर्क में रहे, इसके वायु के संपर्क में रहे, तो इस प्रकार को एल्गी को क्या बोला जाएगा, धरातल पे सरफेस पे रहे और उसके साथ में वो क्या है, सबमर्ज यानी कि सोयल के अंदर भी दसी हो और बाहर भी हो, तो इस प्रकार की एल्गी को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एरियल टेरिस्ट्रियल। यानी कि वायुवीय प्रकार का, वायु के भी संपर्क में थोड़ी और थोड़ी मिट्टी के अंदर धसी भी हुई है, इस प्रकार को क्या बोला जाएगा, एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी। उसके बाद दूसरी है क्रिप्टोफाइट्स, ये क्या है, सोयल के अंदर रहेगी, किसके अंदर रहेगी, सोइल्स के अंदर क्या है, धसी हुई रहेगी। इस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाता है, स्थलीय एल्गी को क्रिप्टोफाइट्स एल्गी के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में, असमान्य आवास के बारे में। असमान्य आवास के बारे में अपन देखेंगे, डिटेल से एक्सप्लेन आगे बढ़ेंगे अपने। हेलोफाइटिक एल्गी, इसके टाइप्स देख लीजिए, नाम देख लीजिए, हेलोफाइटिक एल्गी है, एपीफाइटिक एल्गी है, क्रायोफाइटिक एल्गी है, एपिजोइक एल्गी है, एंडोजोइक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी और सिम्बायोटिक एल्गी, लिथोफाइट एल्गी और थर्मल एल्गी। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपने बात करें तो जैसे असमान्य आवास का मतलब है किसी और ऑर्गेनिज्म पे, या तो किसी जीव के ऊपर या किसी जीव के अंदर भी हो सकती है, या पेड़ों में पाई जा सकती है, या अत्यधिक लवणीय पानी में पाई जा सकती है, या फिर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली झील होती है, टेम्परेचर लेक्स होती है, हाई टेम्परेचर वाली लेक या झील होती है, गर्म जल के झरनों में, यानी कि लगभग 72 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जिनमें पाया जाता है, लेक में पानी का टेम्परेचर जितना रहता है उसमें भी एल्गी पाई जाती है, जिसे थर्मल एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पढ़ेंगे, यानी कि इनका आवास किस प्रकार का होगा, असमान्य प्रकार का होगा। उसके आधार पे अपनों ने इसमें बात करेंगे, इसमें असमान्य आवास में हेलोफाइटिक एल्गी, एपीफाइटिक एल्गी, क्रायोफिटिक एल्गी, एपिजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, सिम्बायोटिक, लिथोफाइटिक एल्गी और थर्मल एल्गी। अब अपने फर्स्ट टाइप के हैबिटेट के बारे में चर्चा करते हैं। अभी फर्स्ट टाइप के हैबिटेट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे इस फर्स्ट एल्गी देखेंगे एक्वाटिक टाइप में, एक्वाटिक टाइप में यानी कंडीशन क्या है, ऐसे सवाल जो कहाँ पे पाए जाए, जल में पाए जाए, वाटर के अंदर पाए जाए, ऐसे एल्गी को क्या बोलेंगे, जल में पाई जाने वाले एल्गी को एक्वाटिक एल्गी। और उसमें फर्स्ट आता है फ्रेश वाटर एल्गी। अभी अपने आउटर में पढ़ा था फ्रेश वाटर एल्गी, वे शैवाल या एल्गी जो किसमें पाए जाए, फ्रेश वाटर में पाए जाए। कहाँ पे पाए जाए, फ्रेश वाटर में। कौन से वाटर में पाए जाए, फ्रेश वाटर में पाए जाए, वो एल्गी क्या कहलाएगी, फ्रेश वाटर एल्गी कहलाएगी। कौन सी वाटर एल्गी कहलाएगी, फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक तो जैसे रुका हुआ पानी होगा, एक बहता हुआ पानी होगा। एक तो इसको भी कितने भागों में, इसको सब टाइम में अपने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो देखिए इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। फ्रेश वाटर को, फ्रेश वाटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। रनिंग वाटर कौन सा होगा, बहता हुआ पानी। एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करें रिवर, इसकी बात करें, रिवर, रिवर हो गई। इसके बाद में केनाल हो गई है, केनाल, नहरें। और इसमें इसके बाद में जितने भी प्रकार के नदियां हो गई जैसे, और क्या हो गई, नहरें, यानी कि जिसमें पानी क्या करता रहे, फ्लोट करता रहे, तेज गति से बहता रहे, यानी पानी, बहते हुए पानी को क्या बोलेंगे, रनिंग वाटर एल्गी। यानी कि बहते हुए पानी में जो शैवाल पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, रनिंग वाटर एल्गी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए। कंडीशन दोनों में क्या है, यानी कि जल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एल्वनिया प्रकार की, यानी कि जो पीने लायक पानी यानी मीठा जल होना चाहिए। वाटर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, मीठे टाइप का होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें वोल्वोक्स आएगा, ऐसे एल्गी के एग्जाम्पल है रनिंग वाटर एल्गी का, यूलोथ्रिक्स है और क्लेडोफोरा। ये आपको पेपर में देखो किस प्रकार पूछा जाएगा,
रनिंग वाटर एल्गी के एग्जाम्पल लिखिए, यानी कि बहते हुए पानी में पाए जाने वाले सवालों के कोई दो उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? वोल्वोक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, और क्या हो गया है? क्लेडोफोरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद में बी पार्ट, फ्रेश वाटर में दूसरा पार्ट है स्टेगनेट वाटर, यानी कि रुका हुआ जल। कौन सा? रुका हुआ जल। ऐसा जल जो वहां पे क्या होता है, रुके हुए जल में जो शैवाल पाए जाते हैं उसे स्टेगनेट वाटर एल्गी कहा जाता है। कौन सी वाटर एल्गी कहा जाता है? स्टेगनेट वाटर एल्गी। इसमें क्या क्या होगा देखो, रुके हुए जल में एग्जाम्पल की बात करें अपने तो लेक, क्या लेक यानी कि झील हो गई है। इसके बाद में मीठे पानी की झील की बात करें, इसके बाद में पौंड की बात कर लें, तालाब की बात कर लें, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पानी क्या करता है, एक जगह क्या रहता है, स्टेगनेट यानी स्थिर रहता है। उसमें पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोलेंगे? स्टेगनेट वाटर एल्गी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेगनेट वाटर एल्गी बोलेंगे। स्टेगनेट वाटर एल्गी के एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है उडोगोनियम। कौन सा है? उडोगोनियम हो गया, जिग्निमा हो गया, और कारा। उडोगोनियम, जिग्निमा एंड कारा, ये तीन प्रकार के एल्गी क्या हैं अपने? कौन से वाटर प्रकार के? स्टेगनेट वाटर टाइप की क्या है? एल्गी है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल को याद रखोगे, यानी रुके हुए पानी में कौन हो गए एग्जाम्पल? लेक और पॉन्ड हो गए। एग्जाम्पल आपको, दो एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखने हैं। अब इसमें देखो दूसरे प्रकार का जो कंडीशंस है, यानी कि आपने वाटर को एक्वाटिक टाइप को दो भागों में बांटा था। एक तो कौन सा? फ्रेश वाटर एल्गी, और दूसरा कौन सा था? मेराइन वाटर एल्गी। यानी कि वे शैवाल या एल्गी जो कहाँ पे पाए जाए? समुद्री जल में। ये ध्यान रखना भी, आप खारा पानी या एल्वनी जल अकेला नहीं ले सकते, क्योंकि वो असमान्यवास में आएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है समुद्री जल। कौन सा जल? समुद्री जल में पाई जाने वाली एल्गी कौन सी कहलाएगी? मेराइन वाटर एल्गी कहलाएगी। कौन सी प्रकार की एल्गी कहलाएगी? मेराइन वाटर एल्गी कहलाएगी। कौन सी प्रकार की एल्गी कहलाएगी? मेराइन वाटर एल्गी कहलाएगी। ठीक है, मेराइन वाटर एल्गी समुद्री जल में पाई जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में बात करें, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, यानी कि फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो कौन से प्रकार के होंगे? वो कौन से प्रकार के होंगे? एग्जाम्पल के रूप में बात करें, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर्स कौन से प्रकार के होंगे? मेराइन वाटर के एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे एक्टोकार्पस हो गया, कौन सा पार्ट हो गया? एक्टोकार्पस हो गया। इसके बाद में कौन सा हो गया? सारगासम हो गया। कौन सा प्रकार हो गया? सारगासम हो गया। और इसके बाद में क्या हो गया? पॉलीसाइफोनिया हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके मेराइन वाटर एल्गी के क्या रहेंगे? एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो आपने एक टाइप के आवास के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपने कौन सा पढ़ेंगे? टेरिस्ट्रियल टाइप का और कौन से प्रकार का अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपने क्या क्या पढ़ा है वो देखेंगे शुरुआत से। एक बार मैं आपको वापिस से बता देता हूं, आपने अपनों सिलेबस शुरू किया था फर्स्ट यूनिट से, एल्गी के जनरल करेक्टरिस्टिक के बारे में देखा था। एल्गी के क्या करेक्टरिस्टिक रहेंगे, उसमें कंडीशंस देखी थी। पहले अपनों देखा था टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या सिलेबस था उसके बारे में पहले डिस्कशन कर सके थे। इसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि क्या एल्गी होते क्या है, लीनियस ने इस शब्द का गठन किया था, और ये सारी कितनी स्पीसीज है, कितने इसमें जीन्स है, और इसके अलावा अपनों ने इसमें के बारे में क्या क्या पढ़ा था, यानी कि इसमें ऑटोट्रोपिक्स होते हैं या हेटेरोट्रोपिक कब हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ये अपनों ने इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कौन सी ब्रांच में इसकी स्टडी कौन सी ब्रांच में, जैसे एल्गोलॉजी हो गई, फाइकोलॉजी हो गई, और शैवाल विज्ञान हो गया, इसके बारे में देखा था। इसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में अपनों ने कुछ डेफिनेशन देखी थी, फंक्शनल डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद में अपनों ने फ्रिस की बुक्स का नाम देखा था और इनकी डेफिनेशन। इसके बाद जीएम स्मिथ की बुक का नाम, इनकी डेफिनेशन। इनके बाद में अपनों ने प्रेसकोट की बुक्स का नाम और इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, एल्गी के सामान्य लक्षण अपनों ने देखी थी। और उसके बाद में हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देखा था, यानी एक्वाटिक टाइप का, जिसमें हमने फ्रेश वाटर एल्गी और मेराइन वाटर एल्गी के बारे में पढ़ा था। फ्रेश वाटर एल्गी को वापस अपनों ने कितने भाग में डिवाइड कर लिया था, कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। यहाँ पे फिर वाटर को से डिवाइड कर दिया था। एक तो कौन से प्रकार का?
फ्लोट यानी कि कौन सा है, रनिंग वाटर, कौन सा वाटर, रनिंग वाटर, और एक कौन सा है, स्टेगनेट वाटर, कौन सा, स्टेगनेट वाटर, कौन से प्रकार का, स्टेगनेट वाटर। उसके बाद में अपनों ने बात की थी मेराइन वाटर एल्गी की। चलो एक चीज और देख लीजिए, मेराइन वाटर में एक टर्मिनोलॉजी और देखिए आप, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी और क्लियर करा देता हूँ इसमें। मेराइन वाटर जो एल्गी है, मेराइन वाटर एल्गी, इसमें देखें, मेराइन वाटर एल्गी, समुद्र में दो प्रकार की टर्म्स का आप यूज कर सकते हो वाटर के लिए। एक तो होता है फाइटो प्लैंक्टोन्स, कौन सा, फाइटो प्लैंक्टोन्स, एक होता है बेंथो प्लैंक्टोन्स, बेंथो प्लैंक्टोन्स, इसे क्या कहते हैं, पादप पलवक, पादप पलवक, और इसे बोलते हैं नीतली सिवाल, नीतली सिवाल। वे सिवाल जो समुद्री जल में क्या करते रहते हैं, किनारों के ऊपर क्या रहते हैं, यानी कि ये मान लो समुद्र है, इसमें क्या करें, बहती हुई व्यवस्था में ये सिवाल है, ये बहती हुई व्यवस्था में ऊपरी सरफेस पे रहे, ऊपरी सरफेस पर ये किस फॉर्म में रहे, बहती हुई व्यवस्था में रहे, तो इस प्रकार के सिवाल को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के सिवाल को क्या बोला जाएगा, पानी के ऊपरी सरफेस में तैरते हुए रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, पादप पलवक, फाइटोप्लैंक्टोन्स एल्गी बोला जाएगा। और वे सिवाल जो कि समुद्री जल में बॉटम के अंदर, कहाँ पे, बॉटम के अंदर किसी होल्ड फास्ट की सहायता, किसी स्थापनांक की सहायता से क्या रहे, किसी किनारों पर क्या रहे, चिपके हुए रहे, उन्हें क्या बोला जाएगा, पैंथोप्लैंक्टोन्स बोला जाएगा, नीतली सिवाल। ये एग्जांपल रहेगा नीतली सिवाल का, और ये किसका रहेगा, पादप पलवक सिवाल का। ये भी आपको मेराइन वाटर में दो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। तो आज अपनों ने कंप्लीट टेक्स्टिक पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल्स भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का एक बार पुनः फोक्स डिजिटल क्लासेज में प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं कपिल बुडानिया आपको इसी टाइप से आगे जो टॉपिक्स रहेंगे उनके बारे में बताता रहूंगा, जो आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ये जो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अन्य राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कोटा हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी, स्क्वाडिया यूनिवर्सिटी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्या है, उपयोगी टॉपिक रहेंगे। क्योंकि अपना जो बॉटनी का ये सिलेबस है, क्योंकि क्लासिकल बॉटनी से ही सारा सिलेबस शुरू होता है, तो अपना जो शुरुआती फेज है ये इसी टॉपिक से शुरू होगा। किसी न किसी सेमेस्टर में हो सकता है किसी में चेंजेज हो, किसी में फंजाई पहले दे दी गई हो, किसी में एल्गी पहले दे दी गई हो, परंतु जो टॉपिक्स है लगभग मेंबर्स भी क्या है, सेम है। तो उसके बारे में अपने डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू टू ऑल।